है, तो परिवाद जानने के लिए हमको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D में जाना पड़ेगा। वो कहती है कि मजिस्ट्रेट से कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से आप कोई भी अभिकथन करें, मजिस्ट्रेट के सामने जाकर आप चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से कुछ भी अभिकथन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट इस पर कार्यवाही करे, और जिस अपराध के बारे में आप मजिस्ट्रेट से कह रहे हैं उस अपराध के आरोपी की जानकारी हो या आपको ना हो, कुल मिला के कि आप किसी अपराध के बारे में मजिस्ट्रेट से इसलिए लिखित या मौखिक अभिकथन कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट उस पर कुछ कार्यवाही करे, तो यह कहलाता है परिवाद। इससे पुलिस रिपोर्ट को बाहर कर दिया गया है। अब जब आप मजिस्ट्रेट के सामने चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से किसी अपराध के बारे में अभिकथन करेंगे तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तो मजिस्ट्रेट धारा 190 की उपधारा 1 के खंड का के अंतर्गत कॉग्निजेंस लेगा, आपका जो लिखित परिवाद होगा उस पर या आपने जो मौखिक रूप से मजिस्ट्रेट को बात बताई है उस पर। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराध दिख रहा है तो मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट क्या क्या करेगा यह हमको पता चलता है धारा 200 से लेकर 203 तक। आप मजिस्ट्रेट के पास क्यों गए थे कि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाए और उसको दंडित करे, उसका ट्रायल करे और उसको दंडित करे। तो आपकी बातों पर भरोसा करके मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को समन कर दे या वारंट कर दे, ऐसा ठीक नहीं है। इसीलिए जैसे ही आप मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद लेके जाते हैं तो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के बाद धारा 200 के अंतर्गत कार्रवाई चालू कर देता है। तो 200 के अंतर्गत क्या क्या कार्रवाई चालू करेगा इस पर ध्यान दे लेते हैं। तो 200 कहता है कि किसी अपराध का परिवाद पर संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट 3 काम करेगा। पहला काम क्या करेगा कि परिवादी की, और यदि परिवादी के साथ कोई साक्षी उपस्थित है मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया 190 का के तहत और ये 200 के तहत कार्रवाई चालू कर रहा, तो पहला काम क्या कर रहा मजिस्ट्रेट कि यदि परिवादी और परिवादी के साथ कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। पहला काम एग्जामिनेशन करेगा परिवादी की और साक्षी की। दूसरा काम क्या करेगा मजिस्ट्रेट कि ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध करेगा, यह दूसरा काम हो गया मजिस्ट्रेट का। और तीसरा काम क्या है कि उस जो परीक्षा उसने लेखबद्ध की है, वो परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया है, तो उस पर खुद भी हस्ताक्षर करेगा और संबंधित विटनेस को या संबंधित परिवादी के हस्ताक्षर कराएगा। ये 3 काम मजिस्ट्रेट को करने ही करने। और जो मजिस्ट्रेट ये एग्जामिनेशन कर रहा है वो शपथ पर एग्जामिन करेगा, परिवादी को या परिवादी के साक्षियों को शपथ पर एग्जामिन करेगा। और ये मजिस्ट्रेट की जो ड्यूटी है वो बाइंडिंग नेचर की है, इसमें कोई विवेक नहीं है मजिस्ट्रेट को कि वो करे परीक्षा या ना करे, मजिस्ट्रेट को परीक्षा करनी ही करनी पड़ेगी। तो पूरा यदि आप उसको क्रम के रूप में समझेंगे तो चीजें ज्यादा व्यवस्थित तरीके से आपके पास रहेंगी। 2D से परिवाद समझे, फिर वो परिवाद पेश हुआ तो संज्ञान कहां पर हुआ 190 की उपधारा 1 के खंड का के अंतर्गत। जब संज्ञान ले लिया तब मजिस्ट्रेट आ जाता है धारा 200 में। 200 में क्या कर रहा है वो कि पहला काम कर रहा है कि जो उसके सामने परिवादी उपस्थित है या परिवादी के साथ कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करे। और ऐसी परीक्षा जब वो करे तो जरूरी नहीं है कि उसकी सारी बातों को एज इट इज लिखा जाए, परीक्षा का सारांश लेखबद्ध करेगा। और तीसरी चीज कि इस जो उसने लेखबद्ध किया है परीक्षा का सारांश उस पर खुद भी हस्ताक्षर करे और परिवादी से या जिस भी साक्षी का बयान है उस साक्षी से हस्ताक्षर कराए। ये प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट को करना है। परिवाद जैसे उसके सामने आता है हर मामले में मजिस्ट्रेट को यह करना ही करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इसके अपवाद। हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं, तो 2 अपवाद इस 200 की परीक्षा के नियम के हैं। पहला अपवाद क्या है कि यदि परिवाद किसने किया है, लोक सेवक ने किया है और लोक सेवक अपने लोक दायित्व के निर्वहन के दौरान ऐसा परिवाद कर रहा है या न्यायालय ने परिवाद किया है। तो हमने 195 पढ़ा था कि 195 में यदि धारा 172 से लेकर 188 तक का अपराध होता है तो वो संबंधित लोक सेवक द्वारा कोर्ट के सामने परिवाद पेश करना पड़ेगा। इसी तरह आपने पढ़ा था कि 193 से लेके आपके 199, 200, 196, 228 ये सब अपराध होते हैं, तो यहां न्यायालय परिवाद पेश करेगा धारा 340 के अंतर्गत, या न्यायालय के सामने कोई कूट रचित दस्तावेज साक्ष्य के रूप में उपयोग की गई है तो वहां भी न्यायालय परिवाद पेश करता है। तो जब लोक सेवक और न्यायालय परिवाद पेश करेगा
तो यदि हम उस न्यायालय को या लोक सेवक को कोर्ट के सामने बुला लेंगे कि आप तो परिवादी हो, आओ 200 के तहत पहले आपकी परीक्षा होगी, तो थोड़ा सा असहज स्थिति हो जाएगी। कोई भी लोक सेवक इस उलझन में नहीं फंसना चाहेगा, या कोई भी न्यायालय इस उलझन में नहीं फंसना चाहेगा। तो वहां वो क्या करेंगे कि परिवाद करना ही बंद कर देंगे। वैसे भी वो परिवाद कम होते हैं, और यदि हमने परीक्षा भी उनकी चालू कर दी तो वो परिवाद शून्य की स्थिति पर पहुंच सकते हैं। इसलिए उनको इस 200 की बाध्यकारी परीक्षा से दूर कर दिया गया है। किनको किनको? कि लोक सेवक को। कौन सा लोक सेवक? जब लोक सेवक अपने पदी कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रख रहा है, ऐसा लोक सेवक है या न्यायालय है और उसने लिखित में परिवाद किया, लिखित रूप में परिवाद किया, तो यहां पर फिर अब संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के लिए जरूरी नहीं है कि ऐसे लोक सेवक की या ऐसे न्यायालय की वो धारा 200 के तहत परीक्षा करे। तो ये पहला अपवाद हो गया। दूसरा अपवाद क्या है कि हमने धारा 192 के तहत ये पढ़ा था कि सीजीएम संज्ञान ले रहा है, तो सीजीएम मामले को दूसरे मजिस्ट्रेट के पास जांच या विचारण के लिए भेज सकता है, या सीजीएम ने किसी जेएमएफसी को एम्पावर्ड किया है तो 192 की उपधारा 2 के तहत ऐसा जेएमएफसी भी उस मामले को दूसरे मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है जांच और विचारण के लिए। अब जबकि दूसरे मजिस्ट्रेट के पास मामले को भेजना है, तो फिर संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट यदि यहां पर 200 की परीक्षा ना भी करे तो काम चल जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा उसी मजिस्ट्रेट को धारा 200 के तहत परीक्षा करनी पड़ेगी। 200 की उपधारा 1 यही कहती है, 200 का जो ऊपरी वाला हिस्सा फर्स्ट पैरा वो यही कहता है कि जो भी संज्ञान ले रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो परीक्षा करे। लेकिन 192 की स्थिति में जबकि सीजीएम के पास या सीजीएम द्वारा इंपावर्ड मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार है कि वो मामले को जांच और विचारण के लिए दूसरे के पास ट्रांसफर कर दे, तो वहां पर उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो परीक्षा करे। अब ये विवेक है, सीजीएम का विवेक है कि वो ट्रांसफर करे या ना करे। मान लीजिए सीजीएम ने परीक्षा कर ली और उसके बाद ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर जिस दूसरे मजिस्ट्रेट के पास मामला ट्रांसफर होकर जा रहा है उसके लिए यह जरूरी नहीं होगा कि अब वापस 200 की परीक्षा करें, क्योंकि एक बार ट्रांसफर होने से पहले परीक्षा हो चुकी है। तो यह दूसरा अपवाद है, और दूसरा अपवाद का प्रोविजो है। समझिएगा कि सीजीएम के पास पावर है कि उसके पास मामला आया तो वो दूसरे मजिस्ट्रेट के पास जांच और विचारण के लिए ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा ही पावर जेएमएफसी के पास भी है 192 की उपधारा 2 के तहत। तो यदि ये ट्रांसफर तुरंत कर देता, संज्ञान लिया और मामले को आगे बढ़ा दिया, तो फिर जरूरी नहीं है कि आप यहां पर परीक्षा भी करो। और यदि आपने परीक्षा कर ली और फिर मामले को आगे बढ़ाया है, तो जिस मामले को आपने सब्सिक्वेंट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर किया है उसको कहा गया कि अब आप परीक्षा मत करो, एक बार सीजीएम ने या जेएमएफसी ने कर लिया। तो जो ये सामान्य नियम है कि परिवादी की और उसके साक्षियों की परीक्षा करनी पड़ेगी, इस सामान्य नियम के दो अपवाद हैं। जब लोक सेवक द्वारा लिखित रूप में परिवाद प्रस्तुत किया जा रहा है या न्यायालय द्वारा लिखित रूप में परिवाद प्रस्तुत किया जा रहा है, या कि जब 192 के तहत मामला संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट ने आगे बढ़ा दिया, तब 200 की परीक्षा करने के बिना भी काम चल जाएगा। अब आ जाते हैं कि हाँ, एक स्थिति और आती है, वो आती है आपकी जब आप 2D का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, परिवाद का जब आप स्पष्टीकरण पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या दिया हुआ है कि यदि संज्ञेय अपराध कायम हुआ, 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई संज्ञेय अपराध की, और फिर वहां पर थाने के भार साधक अधिकारी ने विवेचना चालू कर दी या अपने सबऑर्डिनेट से करा ली, और उस विवेचना में पाया जाता है कि कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है। यद्यपि की रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस की हुई थी, लेकिन विवेचना में पाया गया कि वास्तव में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है। तो यहां पर अब जो पुलिस रिपोर्ट पेश होगी, उस पुलिस रिपोर्ट को 2D का एक्सप्लेनेशन कहता है कि इस पुलिस रिपोर्ट को हम परिवाद मानेंगे। तो ये है पुलिस रिपोर्ट, लेकिन जब कोर्ट के सामने जाएगी तो धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट उसको परिवाद के रूप में खंड का के अंतर्गत संज्ञान लेगा। 190 की उपधारा 1 के खंड का के अंतर्गत संज्ञान लेगा। अब परिवाद के रूप में उसको संज्ञान ले लिया गया। तो क्या यहां पर परिवाद पेश, उस पुलिस रिपोर्ट को पेश करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को हम क्या मान ले रहे हैं? परिवादी मान ले रहे हैं। तो क्या 200 के तहत इसकी परीक्षा करना जरूरी है? तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये लोक सेवक द्वारा अपने पदी कर्तव्य के निर्वहन में प्रस्तुत किया जा रहा, इसलिए इसका अपवाद आ जाएगा। वहां पर ऐसा
पुलिस रिपोर्ट पेश करने वाले व्यक्ति को यद्यपि परिवादी मान रहे हैं, फिर भी उसकी परीक्षा की जानी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 200 के अपवाद में वो कवर हो जाता है। वापस आ जाते हैं 201 में। 201 कहती है कि जब आपके सामने परिवाद आया, आप मजिस्ट्रेट हैं, आपके सामने परिवाद आया और आपको उस परिवाद को सुनकर, जो व्यक्ति आया है आपके सामने तथ्य बता रहा है, उसको सुनकर या जो उसने लिखित रूप में पेश किया उसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं इस मामले का कॉग्निजेंस लेने के लिए सक्षम नहीं हूं। आप मजिस्ट्रेट हैं, ऐसा आपको लगा कि मैं इस मामले का कॉग्निजेंस लेने के लिए सक्षम नहीं हूं, तो आप क्या करेंगे उस परिवाद का? तो आपके पास दो उपाय हैं। यदि परिवाद लिखित रूप में आया है तो आप उस परिवाद पर ही एक इंडोर्समेंट कर दीजिए, एक टीप लगा दीजिए, उसी को कहते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट कर दीजिए कि आप इस परिवाद को समुचित न्यायालय के सामने ले जाइए, प्रॉपर कोर्ट के सामने ले जाइए और वहां प्रेजेंट करिए। आपने टीप लगा दी यदि लिखित परिवाद था। और यदि मान लीजिए परिवाद मौखिक भी हो सकता है, तो मौखिक परिवाद था तब आप क्या करेंगे? तो मौखिक परिवाद था तब आप उसको ओरली समझा दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए कि आप इस परिवाद को ले जाके, परिवाद की चीजें जो आप हमें बता रहे हैं वो चीजें आप जाकर प्रॉपर कोर्ट के सामने बताइए। ये 201 में दो उपाय दिए हुए हैं। जब जिस मजिस्ट्रेट से बात की जा रही है, जिस मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद किया जा रहा है, वो पाता है कि मैं इस मामले का कॉग्निजेंस लेने के लिए सक्षम नहीं हूं। फिर आ जाते हैं 202, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो अभी हमने पहले औचित्य आपको बताया कि जब आप कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मजिस्ट्रेट के पास परिवाद लेकर जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट कार्यवाही करेगा तो क्या करेगा? कार्यवाही करेगा तो उसके आरोपियों को अपने सामने बुलाएगा और उनका ट्रायल करेगा। तो जब कोर्ट किसी व्यक्ति को बिना पर्याप्त आधारों के अपने पास बुला लेगा या बिना पर्याप्त ग्राउंड्स के बुला लेगा, तो उस व्यक्ति की जो पर्सनल लिबर्टी, जैसे ही कोर्ट किसी को सम्मन जारी करती है या किसी को वारंट जारी करती है, तो उसकी पर्सनल लिबर्टी इंफ्रिंज होती है, पर्सनल लिबर्टी खत्म हो जाती है या प्रभावित होती है। तो इसीलिए मजिस्ट्रेट को कहा गया, ये 200 से लेके 203 तक की जो प्रावधान है वो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि जब किसी व्यक्ति को हम बुलाएं उसके पहले बढ़िया से जांच परख ले कि हमारे पास पर्याप्त ग्राउंड है उसको बुलाने के कि नहीं। तो पहला उपाय 200 में हो गया कि परिवादी की और उसके साक्षियों की परीक्षा कर रहे हैं। फिर यदि इतने से मजिस्ट्रेट को काम नहीं चल रहा, उसको सफिशिएंट ग्राउंड नहीं लग रहे, वो तय नहीं कर पा रहा कि मामला बनता है या नहीं बनता, अब जब इस स्थिति में है तो यहां पर उचित नहीं है कि मजिस्ट्रेट आरोपी को बुलाए, किसी व्यक्ति को बतौर एक्यूज सम्मन या वारंट जारी करे। तो फिर 202 एक उपाय और देती है मजिस्ट्रेट को कि अभी आप और उपाय कर सकते हैं अपने आप को ज्यादा आश्वस्त करने के लिए। तो 202 क्या कहती है कि उस मजिस्ट्रेट को जिसने कि 190 के तहत परिवाद पर संज्ञान लिया है, या उस मजिस्ट्रेट की बात करती है जिसको कि 192 के तहत मामला ट्रांसफर कर दिया गया, उन दोनों मजिस्ट्रेट की बात करती है। अब वो दोनों मजिस्ट्रेटों को ये विवेक देती है 202 कि यदि आपको ठीक लगता है, यदि आपको ठीक लगता है, मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, कोई विवेक है, देखिएगा कोई बाध्यता नहीं है कि 202 की जांच मजिस्ट्रेट कराई या 202 का अन्वेषण मजिस्ट्रेट कराई। मजिस्ट्रेट यदि परिवादी के बयान के आधार पर और परिवादी के साक्ष्यों के बयान के आधार पर उसको लगता है कि प्रॉपर मामला है तो ना करे 202 की जांच, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर मजिस्ट्रेट को यदि लगता है कि अभी हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसी को बुलाएं या ना बुलाएं, तो 202 ये पावर देती है कि मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट? जिसने संज्ञान लिया है या जिसको 192 के तहत मामला ट्रांसफर हुआ है, उसको दो उपाय देती है। पहला उपाय क्या है कि आप खुद चाहें तो उस मामले में इंक्वायरी कर सकते हैं, पहला उपाय। और दूसरा उपाय कि आप चाहें तो किसी पुलिस अधिकारी से या किसी भी व्यक्ति से मामले का अन्वेषण करा सकते हैं। देखिए, दो उपाय मिल गए मजिस्ट्रेट को इस बात को आश्वस्त करने के लिए कि हम 204 के तहत प्रोसेस जारी करें या नहीं, सम्मन या वारंट जारी करें या नहीं। क्यों की जा रही है 202 की परीक्षा? कि ताकि मजिस्ट्रेट इस बात के लिए आश्वस्त हो जाए कि 204 के तहत सम्मन या आदेश जारी करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं। उद्देश्य ये मजिस्ट्रेट का। और मजिस्ट्रेट इस बात पर निश्चित होने के लिए क्या करता है? दो उपाय करता है, या तो खुद इंक्वायर करेगा मामले को या फिर पुलिस अधिकारी से अन्वेषण करा सकता है
या फिर अदर देन पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति से अन्वेषण करा सकता है। दो उपाय ये मजिस्ट्रेट को मिल गए। अब मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट ने पहले उपाय को तय किया कि नहीं, हम खुद ही मामले की जांच करेंगे। तो जांच करेगा, तो जांच करने में कौन सी सावधानी बरतनी है, क्या पावर है मजिस्ट्रेट को, यह बताती है 202 की उपधारा 1। 202 की उपधारा 1 कहती है यदि मजिस्ट्रेट जांच करता है तो मजिस्ट्रेट साक्ष्यों की शपथ पर परीक्षा ले सकता है। ध्यान रखिएगा कि जांच जब करता है मजिस्ट्रेट तो साक्ष्यों की शपथ पर परीक्षा ले सकता है। ये इन जनरल रूल बता रहा है कि जब मजिस्ट्रेट जांच करेगा तो उसको यह विवेक है कि वो साक्ष्यों की शपथ पर परीक्षा ले सकता है। कोई बाध्यता नहीं है कि परिवादी ने 20 साक्षी खड़े कर दिए तो मजिस्ट्रेट सारे साक्षियों का कथन लेख करेगा। मजिस्ट्रेट साक्षियों का कथन लिखबद्ध कर सकता है। उसको 20 में से 3 सफिशिएंट लग रहे हैं या 3 ही प्रॉपर लग रहे हैं तो 3 का ही वो करेगा। कर सकता शब्द विवेक है, कोई बाध्यता नहीं है कि जितने साक्षी आए हैं उन सबके ही बयान लेखबद्ध करने। तो ये परिवाद पेश हुआ, मजिस्ट्रेट ने परिवादी और साक्षियों की परीक्षा कर ली। अब 202 की वो इंक्वायरी कर रहा है और इंक्वायरी करते समय उसने तय किया कि मैं खुद जांच करूंगा मामले की। तो जब वो जांच करेगा तो वो जो भी परिवादी के साक्षी हैं उनकी शपथ पर परीक्षा कर सकता, बाध्यता नहीं। अब एक इसमें अनिवार्यता आ जाती है। दूसरा उपाय क्या था मजिस्ट्रेट के पास कि वो अन्वेषण भी करा सकता है। तो कुछ मामलों में मजिस्ट्रेट की अन्वेषण की शक्ति को रोक लगा दी गई, उसको विनियमित कर दिया गया। अन्वेषण वो सारे मामलों में नहीं करा सकता, कुछ कंडीशन बता दी गई कि इन मामलों में नहीं कराना। तो पहला मामला कौन सा है कि जिसमें मजिस्ट्रेट 202 के तहत अन्वेषण नहीं करा सकता है? वो मामला है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने जिस अपराध का परिवाद प्राप्त हुआ है, 190 की उपधारा 1 के खंड का के तहत मजिस्ट्रेट ने जब संज्ञान लिया तो वो अपराध कैसा था? सेशन ट्रायल मामला है। संज्ञान की स्थिति पर ही मजिस्ट्रेट को पता है कि ये सेशन ट्रायल मामला 326 है, 302 है, 307 है, लूट है, अपहरण है, ये सारे मामले क्या है? सेशन ट्रायल मामले। तो मजिस्ट्रेट ने जब संज्ञान लिया उसी समय उसे पता है कि ये सेशन ट्रायल मामला है, तो 200 वाली परीक्षा तो वो करेगा, लेकिन अब 202 के तहत वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं करेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? खुद ही मामले में जांच करनी पड़ेगी। तो जो अन्वेषण का उपाय प्राप्त था वो सेशन ट्रायल मामले में खत्म हो जाता है। सेशन ट्रायल मामले में मजिस्ट्रेट को खुद ही जांच करनी पड़ेगी। अब जब मजिस्ट्रेट खुद जांच करेगा तो अभी हमने पढ़ा कि वो साक्षियों के कथन लिखबद्ध कर सकता है, तो सेशन ट्रायल मामले में उसका यह विवेक भी खत्म हो जाता है कि वो कर सकता है। यहां पर उसी की 202 की उपधारा 2 का प्रोविजो बताता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। पहला विकल्प कहां खत्म कर दिया कि आपको अब अन्वेषण नहीं कराना, इसमें 202 के तहत अन्वेषण नहीं कराना, खुद ही इंक्वायरी करनी है। और जब इंक्वायरी करें तो एक जिम्मेदारी और लाद दी गई है। क्या कहा गया है कि आपको परिवादी से कहना पड़ेगा कि आप अपने सारे साक्षियों को हमारे सामने लेके आइए। परिवादी से आप ये कहेंगे, परिवादी से अपेक्षा करेगा कि आप अपने सारे साक्षियों को पेश करिए। और दूसरा कि ऐसे सारे साक्षियों की शपथ पर परीक्षा करेगा। वो जो आम मामलों में जांच करने का पावर था उसमें था कि कर सकता है, लेकिन जब सेशन ट्रायल मामले में जांच करेगा तो उसमें परिवादी से कहेगा कि आप अपने सारे साक्षियों को लाइए और सारे साक्षियों की शपथ पर परीक्षा करेगा। तो ये अन्वेषण को विनियमित कर दिया गया। अन्वेषण मजिस्ट्रेट सेशन ट्रायल मामले में नहीं कराएगा। दूसरा स्थिति है कि अन्वेषण कराने से पहले, इसी का उपधारा परंतु का बी वाला हिस्सा देखते हैं कि कहता है कि अन्वेषण कराने वाले मजिस्ट्रेट अन्वेषण कराने से पहले एक काम कर लेगा तभी वो 202 के तहत अन्वेषण कराएगा। क्या काम है कि मजिस्ट्रेट को 200 के तहत परिवादी और उसके साक्षियों की जब तक वो परीक्षा नहीं कर लेता तब तक वो सीधे अन्वेषण पर नहीं आएगा। पहले क्या करना है कि परिवादी की और उसके साक्षियों की 200 के तहत परीक्षा करना है, और जब परीक्षा कर लेगा तब ही वो 202 के तहत उपलब्ध अन्वेषण के उपाय का प्रयोग कर पाएगा। तो ये एक रोक लगा दी गई। और इसी में एक चीज और मिल जाती है आपको कि यदि परिवाद न्यायालय ने लिखित रूप में किया है, न्यायालय ने लिखित रूप में परिवाद किया है, तो फिर ये जो रोक है अन्वेषण कराने से पहले कि पहले परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करिए, तो ये रोक लागू नहीं होती है। मजिस्ट्रेट अब यहां पर
सीधे 202 का अन्वेषण करा सकता है। कब? जबकि परिवाद लिखित रूप में न्यायालय ने पेश किया था। तो यहां जो बाकी मामलों में आ जाती है कि आप सेशन ट्रायल में तो कराना ही नहीं है, बाकी मामलों में भी कब कराना अन्वेषण? जबकि आप 200 या 200 के तहत परिवादी और उसके साक्षियों की परीक्षा कर लेते हैं। सेशन ट्रायल में कराना ही नहीं अन्वेषण, और बाकी मामलों में कराने के पहले क्या करना है कि 200 के तहत परीक्षा कर लेनी है। तो इस नियम का एक फिर अपवाद मिलता है कि यदि न्यायालय ने लिखित रूप में परिवाद किया है तो आप बिना 200 की परीक्षा किए भी 202 के तहत अन्वेषण करा सकते हैं। एक इसमें संशोधन के द्वारा एक खंड जोड़ा गया है कि जहां की जो आरोपी है यदि वो न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के बाहर निवास कर रहा है तो वहां पर ऐसी था कि हम अन्वेषण या जांच कराएं थी ऐसी है कि जो आरोपी है वो मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के बाहर निवास कर रहा, तो वहां पर सह शब्द का उपयोग किया गया है कि मजिस्ट्रेट को यहां पर अन्वेषण और जांच करा लेनी है। अब हम अन्वेषण जब करेगा तो उसकी क्या शक्तियां होंगी। पुलिस अधिकारी से भी मजिस्ट्रेट करा सकता है, और यदि मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो वो पुलिस अधिकारी से अलग व्यक्ति से अधिकारी करेगा तो उसको जो 156 की शक्तियां प्राप्त हैं वो सारी शक्तियां उपयोग करेगा। सर अब जब पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट, हेलो, हाँ सचिन सर, थोड़ा सा सर। रिपीट कर दें, बात बीच में आपकी आवाज कट गई थी 1-2 मिनट से। अच्छा, देखिए अन्वेषण की बात करते हैं कि मजिस्ट्रेट अन्वेषण भी करा सकता है, 202 के तहत मजिस्ट्रेट अन्वेषण भी करा सकता है। तो जब अन्वेषण पुलिस अधिकारी से कराएगा तो पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के दौरान क्या क्या शक्तियां होंगी ये बताने की जरूरत नहीं है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन जब पुलिस अधिकारी से किसी अन्य व्यक्ति से, मतलब अदर देन पुलिस से अन्वेषण कराता है मजिस्ट्रेट, तो उसको क्या क्या शक्तियां होंगी उसके बारे में बताता है आपका 202 की उपधारा 3। वो कहती है कि यदि अदर देन पुलिस ऑफिसर अन्वेषण कर रहा है तो उसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अन्वेषण के दौरान प्राप्त सारी शक्तियां होंगी। मतलब एज लाइक टीआई, थाना इंचार्ज, जितनी शक्तियां थाना इंचार्ज को अन्वेषण के दौरान होती हैं वो सारी शक्तियां यहां प्राइवेट व्यक्ति को या अदर देन पुलिस को भी प्राप्त हो जाएंगी। सिर्फ एक शक्ति को उससे वापस ले लिया गया कि आपको सारी शक्तियां होंगी, सिर्फ एक शक्ति को छोड़कर। वो पावर क्या है कि आप किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेंगे। मतलब अदर देन पुलिस को कौन सी शक्तियां होंगी? अदर देन पुलिस को वो सारी शक्तियां होंगी जो थाने के इंचार्ज को प्राप्त है, लेकिन एक शक्ति आपके पास नहीं होगी। कौन सी? कि आप किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा यहां अंतर पढ़ लेते हैं कि कल भी चर्चा हुई थी, उसके पहले जब हम लोग 156(3) पढ़ रहे थे वहां भी चर्चा हुई थी। देखिए यहां दो जगह मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश दे रहा है। एक कहां दे रहा है? 202 में आपने पढ़ा कि मजिस्ट्रेट अन्वेषण करवा रहा है, और आपने पढ़ा था एक 156(3) में मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश दे रहा था। तो दोनों में क्या अंतर है और दोनों किस उद्देश्य से किए जाते हैं ये जान लेते हैं। 156(3) कब की स्थिति है? 190 से पहले की स्थिति है। 156(3) 190 से पहले की स्थिति है। मतलब मजिस्ट्रेट ने अभी मामले का संज्ञान नहीं लिया। मजिस्ट्रेट के साथ सिर्फ ये एप्लीकेशन आई है कि पुलिस से अन्वेषण करा दीजिए, पुलिस अन्वेषण नहीं कर रही है। तो मजिस्ट्रेट संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर लेता है, परिवाद पर लेता है, या अदरवाइज स्वयं के नॉलेज पर लेता है। पर यहां पर जो मजिस्ट्रेट के सामने जो व्यक्ति प्रेयर लेकर खड़ा हुआ है वो प्रेयर ये लेके नहीं खड़ा हुआ है कि आप संज्ञान कर लीजिए, मामले का ट्रायल चालू कर दीजिए, जांच चालू कर दीजिए। वो ये प्रेयर लेके खड़ा हुआ है कि साहब हमारे मामले में पुलिस अन्वेषण नहीं कर रही है, आप पुलिस को आदेश कर दीजिए तो पुलिस अन्वेषण कर दे। तो 156(3) संज्ञान से पहले की स्थिति है, संज्ञान से पहले की स्थिति है। और आप वहां पर रिलीफ क्या चाह रहे थे? रिलीफ ये चाह रहे थे कि पुलिस मामले का अन्वेषण कर दे। मजिस्ट्रेट ने आदेश कर दिया 156(3) के तहत, तो पुलिस अन्वेषण करेगी। वो अन्वेषण ठीक उसी तरह करेगी जैसा कि पुलिस खुद 154 की एफआईआर लेकर करती और अन्वेषण करती।
और फिर उसके बाद 173(2) की पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी। तो मजिस्ट्रेट के 156 के आदेश के बाद भी पुलिस उसी तरह 154 की एफआईआर लेखबद्ध करेगी और ठीक उसी तरह अन्वेषण प्रारंभ करेगी और अन्वेषण समाप्त होने पर 173(2) की रिपोर्ट पेश करेगी। तो यहां पर मामला शुरू कहां से हुआ? 156(3) की एप्लीकेशन से। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने संज्ञान की स्थिति आएगी तो मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान किस पर लेगा? पुलिस रिपोर्ट पर लेगा। मामला शुरू कहां हुआ? मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन पर जब संज्ञान की बात आएगी तो संज्ञान किस पर लेगा? जो पुलिस रिपोर्ट पेश करेगी उस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेगा और उसका पुलिस रिपोर्ट के आधार पर फिर ट्रायल चालू कर देगा। तो यहां पर जो एप्लीकेशन पेश हो रही है उसका स्टेज क्या है? संज्ञान से पहले का है। और उसका उद्देश्य क्या है एप्लीकेशन पेश करने का? कि एप्लीकेशन पेश करने वाला ये चाह रहा है कि मजिस्ट्रेट आदेश कर दे तो पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चालान पेश करे या जो भी रिपोर्ट है वो पेश करे। अब 202 के तहत अन्वेषण हो रहा है, उसको समझिएगा। 202 के तहत अन्वेषण में पहले 190 के तहत संज्ञान लिया जा चुका है, 202 के तहत परिवादी की और साक्षियों की परीक्षा की जा चुकी है। मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग चालू हो गई है, जुडिशियल प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है। मजिस्ट्रेट ने संज्ञान भी ले लिया है और मजिस्ट्रेट ने वहां पर 200 के तहत परीक्षा भी कर ली है। अब वो इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। अब उसको पुलिस की राय से कुछ बहुत मतलब नहीं है। मजिस्ट्रेट को सिर्फ ये देखना है कि हमारे सामने जो परिवाद आया है उसके आधार पर हम किसी को सम्मन या वारंट जारी कर सकते हैं कि नहीं। मजिस्ट्रेट यहां पुलिस से ये नहीं पता लगवाना चाह रहा है कि अपराध हुआ कि नहीं, वो तो खुद पता लगा रहा है कि अपराध हुआ या नहीं। पुलिस को उसमें अपना सहयोगी बना लेता है। जो 202 के तहत पुलिस अन्वेषण करेगी या अदर देन पुलिस कोई भी अन्वेषण करेगा तो वो इस बात के लिए नहीं अन्वेषण कर रहा है कि अपराध हुआ है नहीं, ये तय तो मजिस्ट्रेट को करना है कि अपराध हुआ है कि नहीं। सिर्फ ये तय करने में मजिस्ट्रेट को आप मदद कर रहे हैं। कल हमने थोड़ा सा बताया था, फिर चीजों पर और चर्चा हुई। तो यहां पर जो अन्वेषण हो रहा है वो पुलिस अधिकारी करे या अदर व्यक्ति करे तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग की श्रेणी में नहीं आएगा। कल हमने बताया था कि जुडिशियल प्रोसीडिंग आएगा, पर उसमें चर्चा के बाद ये पाया गया कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं आएगा, क्योंकि जो अन्वेषण होगा वो 156 से लेके 170 तक का ही अन्वेषण होगा और वहां पर कहीं भी शपथ पर साक्ष्य लेने का अनुमति नहीं है। तो ये जो अन्वेषण होगा ये जुडिशियल प्रोसीडिंग से बाहर है। तो अब जब यहां पर क्यों आप परिवाद, यहां पर जो अन्वेषण हो रहा है वो उसकी स्टेज क्या है? तो वो पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज है और उस अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? मजिस्ट्रेट को असिस्ट करना। मजिस्ट्रेट को असिस्ट करना, आपके रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस की रिपोर्ट या अदर व्यक्ति की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट कुछ संज्ञान नहीं लेने वाला है। वो संज्ञान ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है। वो सिर्फ ये तय करेगा कि हम सम्मन या वारंट जारी करें या ना करें। तो और वहां जो 156(3) के बाद पुलिस रिपोर्ट पेश कर रहा था उस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान ले रहा था। तो ये 156(3) और इसमें अंतर है। कल एक केसला आप लोगों को नोट कराया था, दिलावर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली 2007। तो उसमें दोनों का स्टेज और उद्देश्य इन सबको लेकर डिस्कस किया गया। अब आ जाए कि ये आपका परिवाद पेश हो गया। परिवाद पेश होने के बाद मजिस्ट्रेट ने 200 की परीक्षा कर ली, 202 के तहत इंक्वायरी कर ली या इन्वेस्टिगेशन कर लिया, जो भी उसको ठीक लगा। अब इतनी चीजें मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड पर आ गई। तो अब इन चीजों का मजिस्ट्रेट क्या करेगा? तो मजिस्ट्रेट इन चीजों को देखेगा, परिशीलन करेगा इनका। और क्या क्या चीजें आ गई मजिस्ट्रेट के पास? परिवाद आ गया, 200 के तहत परिवादी की परीक्षा कर ली, परिवादी के साक्षियों की परीक्षा कर ली, 202 के तहत जांच करा ली या जो भी ठीक लगा अन्वेषण करा लिया। इतनी 4-5 चीजें मजिस्ट्रेट के सामने आ गई। अब इन 4-5 चीजों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। कार्रवाई मतलब क्या कार्रवाई करना चाह रहा था मजिस्ट्रेट? सम्मन या वारंट जारी करना चाह रहा था। तो उसको लगता है कि ऐसी प्रोसेस इशू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। तो मजिस्ट्रेट 203 के तहत परिवाद को खारिज कर देगा, 203 का आदेश करेगा और उसमें कारण लेखबद्ध करते हुए आपके परिवाद को खारिज कर देगा। अब दो स्थितियां होती हैं, या तो मजिस्ट्रेट परिवाद को रजिस्टर्ड कर दे, दूसरी स्थिति मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर दे। यदि मजिस्ट्रेट दोनों में से कुछ भी करता है
तो आप इसके खिलाफ कहां जा सकते हैं, रिविजनल कोर्ट जा सकते हैं। आपका परिवाद खारिज हुआ, आप मजिस्ट्रेट के आदेश का, मजिस्ट्रेट को भी कहा गया कि 203 के तहत जब वो आदेश करे तो उसमें कारण लेखबद्ध करे, तो आप इस मजिस्ट्रेट के आदेश का रिवीजन कर सकते हैं। पहला उपाय आपको मिल गया, आपका परिवाद खारिज हुआ। तो दूसरा उपाय क्या है कि आप एक फ्रेश परिवाद भी पेश कर सकते हैं। नया परिवाद आपने पेश कर दिया, पर नया परिवाद पेश करने से पहले आपको 2-3 चीजें साबित करनी पड़ेंगी, तभी कोर्ट आपका नया परिवाद पर कॉग्निजेंस लेगा। पहली चीज क्या कि आपको बताना पड़ेगा कि मजिस्ट्रेट ने जो हमारा पुराना परिवाद खारिज किया था वो अनियमित था, मजिस्ट्रेट ने उसको बिना पढ़े ही बिना देखे ही खारिज कर दिया है, फेलर ऑफ जस्टिस था, ये बताना पड़ेगा। दूसरा कि आप कुछ नई परिस्थितियां भी नए परिवाद के साथ ला रहे हैं और उन परिस्थितियों से आप उस समय परिचित नहीं थे जब आपने पुराना परिवाद पेश किया था। कुछ नए फैक्ट्स भी आप जोड़ दे रहे हैं, नई सर्कमस्टेंसेस जोड़ दे रहे हैं, तो आप फ्रेश परिवाद भी ला सकते हैं। तो ये 2 उपाय हैं आपके। और जो परिवाद का खारिज किया जाना है, डिसमिस ऑफ कंप्लेन है, वो ना तो डिस्चार्ज की श्रेणी में आता है और ना ही एक्विटल की श्रेणी में आता है। तो धारा 300 जो आपका कहता है डिस्चार्ज में अनुमति लेनी पड़ती है, डिस्चार्ज हुआ नहीं, डिस्चार्ज भी नहीं है और आपका एक्विटल भी नहीं है। 300 में आएंगे तब चर्चा हो जाएगी, पर समझिए ना तो वो डिस्चार्ज है और ना ही एक्विटल है। तो जब डिस्चार्ज और एक्विटल नहीं है तो 300 किसकी बात करता है, एक्विटल की या डिस्चार्ज की बात करता है, तो उसमें आता नहीं है। तो 300 की जो रोक है यहां पर वो लागू नहीं होगी, पर एक उसको रेगुलेट करने के लिए कह दिया है कि आप ऐसा ही नहीं कि आपका परिवाद खारिज हुआ आप अगले महीने फिर परिवाद लेके आ गए, हम आपका परिवाद ले लेंगे, कोर्ट कहती है हम आपका परिवाद ले लेंगे, पर आप बताइए कि पुराना परिवाद आपका क्यों खारिज हुआ था और आप ये भी बताइए कि क्यों हम आपका नया परिवाद ले लें। तो ये 2 कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी कि फेलर ऑफ जस्टिस बताना पड़ेगा और दूसरा बताना पड़ेगा कि कुछ तथ्य जो उस समय वास्तव में अस्तित्व में थे उन तथ्यों से हम परिचित नहीं थे और हमको इस दौरान उन तथ्यों की जानकारी हुई, तो उन तथ्यों को भी हम परिवाद में ऐड करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। सचिन सर, अब आ जाते हैं सचिन हाँ सर, 203 में जो नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या होगी? ये नो सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर मीनिंग कन्विक्शन के हिसाब से नहीं देखना, ये नहीं देखना है कि जितने ग्राउंड्स आए हैं उसके आधार पर हम किसी को कन्विक्ट करने की स्थिति में है या नहीं, वो मापदंड नहीं है। मापदंड क्या है कि प्राइमा फेसाई मामला बन रहा है, प्राइमा फेसाई मामला बन रहा है, उतने के आधार पर हम प्रोसेस इशू कर सकते हैं। ये जो कार्यवाही जो मजिस्ट्रेट करना चाह रहा है 203 में जो कार्यवाही शब्द लिखा हुआ है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो कार्यवाही मतलब जजमेंट नहीं है, कार्यवाही मतलब है जो 204 के तहत हम आदेशिका जारी करना चाह रहे हैं, उस आदेशिका को जारी करने के लिए प्राइमा फेसाई हमारे पास ग्राउंड आ गए। अभी तो ट्रायल में चलेगा कि दंड के लिए पर्याप्त साक्ष्य है या नहीं है। धन्यवाद। तो एक प्रश्न आया था यहाँ पर जी, एक प्रश्न आया था, मैंने कहा इसी से रिलेटेड है तो इसी साथ हो जाए। हाँ नहीं धन्यवाद सर। कुछ चीजें क्या है कि ये लगता है कि ज्यादा ना हो जाए इसलिए छोड़ना पड़ता है। नहीं, पर वकील भी जुड़े हैं, इनका ध्यान रखा करिए आप। हाँ तो कई बार मतलब उसको जानबूझ के छोड़ना पड़ता है कि ज्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे जो पर्याप्त हाँ कार्यवाही लिखा हुआ ना, तो कार्यवाही मतलब कौन सी कार्यवाही, प्रोसेस जारी करने की कार्यवाही जो 204 में होने वाली है, उसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड है कि नहीं। यहाँ जो जांच में एविडेंस आया है उसका एप्रिसिएशन इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि किसी को सजा देने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि नहीं, सिर्फ इतना देखा जाएगा कि प्राइमा फेसाई मामला बनता है, हम किसी को सम्मन या वारंट कर सकते हैं। अब आ जाइए 204 अध्याय 16 कि जो ये हम अभी तक जांच कर रहे थे, 200 से लेके 202 की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ये सब हम क्यों कर रहे थे, ताकि हम जब किसी को अपने सामने सम्मन या वारंट के माध्यम से बुलाएं तो वो सम्मन या वारंट से बुलाने के पहले हम किसी के बारे में तय कर रहे हैं कि नहीं ग्राउंड, यही आपने लिखा ना कि पर्याप्त आधार है कार्रवाई करने के लिए। तो जब मजिस्ट्रेट को ये लग गया कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वो क्या करेगा, सम्मन या वारंट यथास्थिति जारी करेगा। 204 यही कहती है कि यहां वहां 203 में लगा था कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो आपका परिवाद खारिज कर दिया गया, और इसी को जब आप जो प्रश्न था नित्यानंद सर का उसको जोड़ लें 204 से कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो कौन सी कार्रवाई कर रहा है मजिस्ट्रेट, कार्रवाई कर रहा है
कि सम्मन जारी कर रहा है या वारंट जारी कर रहा है। इसी कार्रवाई के लिए आधार खोज रहा था। तो जब आधार नहीं पाया तो खारिज कर दिया, और जब आधार पाया तो 204 में आ जाएगा और 204 के तहत समन या वारंट जारी करेगा। अब किन मामलों में समन जारी करेगा और किन मामलों में वारंट जारी करेगा? तो हम लोगों ने पढ़ा था परिभाषा खंड में समन मामला और वारंट मामला। तो वारंट मामला क्या होता है? ऐसा मामला कि जिसके लिए दंड क्या है? मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास, वो कहलाता है वारंट मामला। धारा 2X परिभाषित करती है वारंट मामले की कि यदि कोई मामला ऐसा मामला है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो वो कहलाता है वारंट मामला। और इसके अलावा जो मामले होंगे, मतलब कुल मिला के 2 वर्ष से नीचे का जिसमें दंड होगा, वो कहलाता है समन मामला। तो अब जब आपने संज्ञान ले लिया, प्रोसीडिंग कर ली और पर्याप्त आधार भी मिल गए, तो अब आपको सम्मन या वारंट जारी करना पड़ेगा। तो किस मामले में सम्मन जारी करें और किस मामले में वारंट जारी करें, यह पता लगाने के लिए जाना पड़ेगा आपको परिभाषा खंड में। तो वारंट मामला क्या होता है? जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि का दंड है, वो वारंट मामला है। और जिसमें अदर देन, मतलब 2 वर्ष से कम के जिसमें उपाय किया गया है, वो है समन मामला। तो समन मामला है तो उसमें आपको सम्मन ही जारी करना है। यहां विवेक खत्म हो गया। यदि आपने जब ये पाया कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है और मामला समन मामला है, तो वहां पर आपको क्या करना है? समन ही जारी करना है, वारंट आप जारी नहीं कर सकते हैं। सामान्य नियम यह है कि समन केस ही शैल इशू हिज समन फॉर अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। शैल इशू मतलब समन मामले में समन ही जारी करना है। अब आ जाते हैं वारंट मामला। तो वारंट मामले में क्या कहता है कि वारंट मामले में मजिस्ट्रेट को यह विवेक है, समन मामले में विवेक नहीं है कि वो समन की बजाय वारंट जारी कर दे, लेकिन वारंट मामले में मजिस्ट्रेट को यह विवेक है कि वो वारंट मामले में समन भी जारी कर सकता है और वारंट भी जारी कर सकता है। इन जनरल वारंट मामले में वारंट ही जारी किया जाता है। मामला वारंट मामला प्रतीत होता है तो वह अपने या अधिकारिता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष निश्चित समय पर लाए जाने के लिए वारंट जारी करेगा। इन जनरल वारंट जारी करेगा, और यदि मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो वो समन भी जारी कर सकता है। मतलब वारंट मामले में उसको दोनों उपाय प्राप्त हैं। वारंट मामले में आपको अधिकांशतः वारंट ही जारी करना है, ठीक, लेकिन यदि आपको जो परिस्थितियां आपके सामने आई हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर आपको लगता है कि हम समन भी जारी करेंगे, तो रिकॉग्नाइज्ड व्यक्ति है, कोई मान लीजिए कि अच्छा व्यापारी है, राजनेता है, लोक सेवक है, जज है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके भागने की या कोर्ट एविडेंस को प्रभावित करने की कोई भी संभावना नहीं है, नगण्य संभावना, तो फिर उसको वारंट जारी करें और पुलिस पकड़ के लाए तो ठीक नहीं लगता है। तो कहा गया कि वारंट मामला है तो उसमें आप वारंट भी जारी कर सकते हैं और समन भी जारी कर सकते हैं, लेकिन समन मामला है तो समन मामले में आपको समन ही जारी करना है। तो ये वारंट मामले और समन मामले के हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ऐसा समन या वारंट जारी करने से पहले आपको 3 कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी। कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार मिल गए आपको, और आप समन या वारंट जारी करने के लिए आप सक्षम हो गए, आप जारी कर सकते हैं। लेकिन 3 और कंडीशन अभी बचती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि मजिस्ट्रेट को जो भी प्रोसिक्यूशन है, प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट कंप्लेनेंट जो है, तो उसके द्वारा ये अपने साक्ष्यों की एक सूची फाइल करनी पड़ेगी, एक लिस्ट ऑफ विटनेस बनानी पड़ेगी, और लिस्ट ऑफ विटनेस वो कोर्ट के सामने पेश करेगा। जब लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करेगा तभी मजिस्ट्रेट समन या वारंट जारी करेगा, उसके पहले नहीं जारी करेगा, क्योंकि उपधारा 2 ये कहती है कि अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन समन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा। मतलब पर्याप्त आधार मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी समन या वारंट जारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी प्रोसिक्यूशन ने, जो परिवादी था, उसने अपने साक्ष्यों की सूची फाइल नहीं की। परिवादी जो भी था उसने अपने साक्ष्यों की सूची फाइल नहीं की, तो साक्ष्यों की सूची फाइल करना पड़ेगा, तब मजिस्ट्रेट समन या वारंट जारी करेगा। यह पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपने परिवाद पेश किया है, उस परिवाद की आपको जितने भी आरोपी होंगे उतनी कापियां मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करनी पड़ेगी, और हर सम्मन के साथ या हर वारंट के साथ उस परिवाद की एक कॉपी अटैच होके जाएगी।
तो ये औपचारिकता भी और करनी पड़ेगी परिवादी को, प्रोसिक्यूशन को। पहला कि साक्षियों की लिस्ट पेश करिए, दूसरा आप परिवाद की उतनी कापियां पेश करिए जितने की एक्यूज्ड हैं। जारी किए गए प्रत्येक सम्मन वारंट के साथ उस परिवाद की प्रतिलिपि होगी। प्रत्येक सम्मन, जितने भी आरोपी होंगे उनको सबको आप सम्मन जारी करेंगे, जितने आरोपी होंगे उतने सबको आप वारंट जारी करेंगे। तो प्रत्येक सम्मन के साथ या प्रत्येक वारंट के साथ उस परिवाद की एक कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी। ये दूसरी कंडीशन हो गई। यह सब आपको सम्मन या वारंट जारी कराने के पहले फुलफिल कर रही है कंप्लेनेंट को या प्रोसिक्यूशन को। तीसरी शर्त क्या हो गई कि यदि कोई प्रोसेस जारी करने के लिए, प्रोसेस मतलब वही सम्मन या वारंट, प्रोसेस आदेशिका शब्द जहां भी आए तो उससे सम्मन या वारंट समझिएगा, कि यदि कोई कानून है और उस कानून ने कहा कि सम्मन या वारंट तभी जारी होगा जब आप फीस जमा कर देंगे, तो आपको अब फीस भी जमा करनी पड़ेगी। तो 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। भले आपका मामला पर्याप्त आधार मिल रहे हैं, लेकिन यदि आपने इन 3 शर्तों को पूरी नहीं किया तो मजिस्ट्रेट सम्मन या वारंट जारी नहीं करेगा। पहली शर्त कि आपको एक विटनेस की लिस्ट जमा करनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को। दूसरी शर्त कि आपने जो परिवाद पेश किया है उस परिवाद की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी ताकि हर सम्मन या हर वारंट के साथ वो लग के चली जाए। तीसरा कि यदि कोई फीस लगती है प्रोसेस इशू करने के लिए, सम्मन या वारंट जारी करने के लिए कोई फीस लगती है, तो आपको वो फीस भी जमा करनी पड़ेगी। और ये फीस जमा करने वाला प्रावधान तो इतना खतरनाक है कि यदि आपने प्रॉपर टाइम पर फीस नहीं जमा की, ठीक है, समय के अंदर नहीं जमा की, तो आपका परिवाद मजिस्ट्रेट डिसमिस कर सकता है। यदि आपने फीस जमा नहीं की तो आपका परिवाद डिसमिस हो सकता है। तो ये 3 उपाय अभी और करने पड़ेंगे। 202 की परीक्षा होने के बाद ये पाया गया कि पर्याप्त आधार है, सिर्फ इतने पर सम्मन या वारंट जारी नहीं होगा। ये 3 उपाय और करने पड़ेंगे। लिस्ट ऑफ विटनेस जमा करनी पड़ेगी, दूसरा कि आपको कंप्लेंट की कॉपी जमा करनी पड़ेगी, और तीसरा उपाय कि आपको यदि कोई फीस लगती है तो वो फीस भी जमा करनी पड़ेगी। प्रश्न कई बार आता है कि परिवाद किन किन आधारों पर खारिज किया जा सकता है। तो पहला आधार आपको 203 में मिलता है और दूसरा आधार 204 की उपधारा 4 में मिलता है। इस आधार पर भी परिवाद को खारिज किया जा सकता है कि आपने प्रोसेस जारी करने के लिए या आदेशिका, सम्मन या वारंट जारी करने के लिए जो फीस थी वो फीस आपने जमा नहीं की है, इस पर भी खर्च हो सकता है। अभी हमने एक नियम पढ़ा कि सम्मन मामले में सम्मन ही जारी किया जाएगा। तो क्या ये इसको खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में? तो इसको खत्म किया जा सकता है। सम्मन मामले में भी वारंट जारी किया जा सकता है। वो उपाय देती है हमको धारा 87, धारा 87 देती है। देखिए 204 की उपधारा 1 का खंड कहता है कि सम्मन मामले में आपको सम्मन ही जारी करना है। तो क्या इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, हम हमेशा सम्मन मामले में सम्मन ही जारी करते रहेंगे? तो धारा 87 उसका उपाय देती है कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये आदमी नहीं आएगा या फरार हो जाएगा या सम्मन की तामील होने के बाद भी नहीं आ रहा है, 87 की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो धारा 87 ये उपाय देती है कि मजिस्ट्रेट वहां पर सम्मन मामले होते हुए भी सम्मन के बजाय वारंट जारी कर सकता है। अब आ जाते हैं 205 की। हमने पढ़ा कि क्यों जारी की जा रही है सम्मन या वारंट, क्यों जारी किया जा रहा है? ताकि हम चाहते हैं कि एक्यूज्ड हमारे सामने आए और हाजिर हो जाए। यही तो चाह रहे हैं आप कि ट्रायल चालू हो जाए उसका। तो क्या हर परिस्थिति में आरोपी को न्यायालय के सामने आना ही पड़ेगा या कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं कि बिना न्यायालय के सामने आए भी काम चल जाएगा? तो ये 205 और 206 बताती हैं। 205 एक उपाय देती है, किस मामले में? ध्यान रखिएगा, 205 सम्मन और वारंट की स्थिति बताता है। तो यदि मजिस्ट्रेट ने किसी अभियुक्त को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया है, मजिस्ट्रेट 205 कहती है, 205 सिर्फ सम्मन की जारी बात करती है। यदि वारंट जारी कर दिया है तब 205 का उपाय लागू नहीं होगा। 205 का उपाय कब लागू होता है? कि वो पर्सनल अपीयरेंस से एक्यूज्ड को छूट मिलती है। एक्यूज्ड को पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिल रही है। कब? जबकि एक्यूज्ड के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया है और समन जारी करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बहुत सारे कारण आए, बहुत सारे रीजंस आए, और उन रीजन को देख के मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहां पर जो एक्यूज्ड है उसको पर्सनल अटेंडेंस से हम छूट दे सकते हैं।
रीजन पेश करने पड़ेंगे मजिस्ट्रेट के सामने कि हम वृद्ध हैं, बीमार हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, डेली कामगार हैं, हम यदि साहब यहाँ पेशी आएंगे तो हम भूखों मर जाएंगे, है ना। तो मामला कौन सा होना चाहिए कि एक्यूज्ड की उपस्थिति के लिए यदि मजिस्ट्रेट ने सम्मन जारी किया है तभी 205 का प्रावधान लागू होता है, और फिर मजिस्ट्रेट के सामने कारण आने चाहिए और उन कारणों को मजिस्ट्रेट लिखेगा, और उन कारणों के बाद यदि मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है कि ऐसे व्यक्ति को हर बार पेशी पर बुलाना ठीक नहीं है, तो वो ऐसे व्यक्ति को पर्सनल अटेंडेंस से छूट दे सकता है और कहेगा कि आप प्लीडर के माध्यम से हाजिर होइए। तो ध्यान रखिएगा कि किस मामले में, जहां पर मजिस्ट्रेट ने सम्मन जारी किया है, फर्स्ट इंस्टेंस में ही सम्मन जारी किया है। यदि वारंट जारी कर दिया तब काम खत्म, 205 लागू नहीं होगा। यदि सम्मन जारी किया है तो वहां पर मजिस्ट्रेट यदि उसके सामने जो कारण आते हैं उन कारणों से उसको लगता है कि एक्यूज्ड को पर्सनल अटेंडेंस से छूट दिया जाना ठीक रहेगा, तो वो पर्सनल अटेंडेंस से छूट दे सकता है, डिस्पेंस कर सकता है, और दूसरा कह सकता है कि आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से हर पेशी पर हाजिर रहिए। अब एक बार छूट दे दिया कि आप मत आइए, और ट्रायल के दौरान जरूरत पड़ रही है, उसकी आरोपी की जरूरत पड़ रही है, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, 205 की उपधारा उसकी बात करती है कि यदि जांच या विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट को कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर यदि उसने ठीक लगता है तो वो अब उसका जो 201 में उसको जो रिलीफ दिया था उसको खत्म कर सकता है और कह सकता है कि आप कोर्ट के सामने अब हाजिर रहिए। ऐसा नहीं कि एक बार छूट दे दी तो मजिस्ट्रेट के हाथ बन गए। मजिस्ट्रेट को जब भी ठीक लगेगा, उसकी जरूरत लगेगी, तो वो वापस उसको बुला सकता है, और जैसा कि बाकी एक्यूज्ड को हाजिर कराने के लिए उसके पास उपाय थे, वारंट, कुर्की, उद्घोषणा, यदि नहीं आता है वो, तो फिर वो सारे उपाय भी कर सकता है। तो 205 एक अलग स्ट्रीम की बात करता है, सिर्फ सम्मन मामले की बात करता है। और यदि यही चीज आपको, ये देखिए फर्स्ट इंस्टेंस की बात करता है, जब सम्मन जारी हुआ और आप हाजिर हुए, आपने समस्याएं बता दी, लेकिन यदि आपको मान लीजिए वो समस्याएं लेटर स्टेज पर पैदा हो रही है, ट्रायल चालू हो गया आपका, या इंक्वायरी के अभी और इससे चल रहे थे, उस समय आपको लगा कि आप बीमार हो गए, कैंसर पीड़ित हो गए, हार्ट अटैक हो गया, अब आ जा नहीं सकते हैं और आप आरोपी किसी मामले में, तो 205 तो फर्स्ट इंस्टेंस की बात करती है और सम्मन की शर्त लगाती है कि जब सम्मन जारी हुआ। अदरवाइज यदि आपको बीच में कहीं भी जरूरत पड़ती है कि आप चाहते हैं कि कोर्ट ना आए किसी भी कारण से, तो 317 वो विकल्प देती है। 317 लेटर स्टेज की बात करती है और वहां सम्मन और वारंट का डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। 317 आएंगे तो उसको बृहद तरीके से पढ़ेंगे, पर 205 के साथ उसको ध्यान रखिएगा कि 205 जब सम्मन जारी किया गया है और फर्स्ट इंस्टेंस की बात करती है, लेटर स्टेज में आपको चाहिए उन्मुक्ति कोर्ट आने से, तो फिर वो 317 के तहत आना पड़ेगा। एक आ जाते हैं 206। 206 बढ़िया है, 206 को थोड़ा सा समझ लेते हैं आसानी से। ये तो हो गया कि आपकी परिस्थितियां ऐसी थी, हैं या फिर आप डेली कामगार, सम्मन जिसमें जारी किया गया है उसमें पर्सनल अपीयरेंस से डिस्पेंस कर देती है। अब आ जाते हैं मामलों की प्रकृति को लेकर कि बहुत गंभीर नहीं है तो क्या जरूरत है कि आपको बुलाएं, सिर्फ जुर्माने से दंडनीय अपराध है या कंपाउंडेबल अपराध है, तो फिर क्यों क्या जरूरत है कि हम आपको बुलाएं, आपसे जुर्माना, हम तो जुर्माना ही लेना ना, तो आप जुर्माना भेज दो। तो वो 206 बताती है। तो पहले 206 किन अपराधों की बात करती है वो समझ लेते हैं। तो 206 किस अपराध की बात करती है कि ऐसा अपराध जो जुर्माने से दंडनीय है, और जुर्माना कितना हो सकता है, अप टू 1000। जिस अपराध की आप बात कर रहे हैं वो अपराध जुर्माने से दंडनीय है और जुर्माना कितना है, 1000 रुपए तक का जुर्माना। ये पहली श्रेणी आ गई अपराध की। दूसरी श्रेणी क्या आ गई कि जिस अपराध के लिए आपको, अपराधों को समझ लीजिएगा कि 206 किन अपराधों की बात कर रहा है। 206 पहला उस अपराध की बात कर रहा है जो सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है और जुर्माना भी कितना, 1000 रुपए तक का। पहला वो अपराध 206 उस पर लागू होता है। दूसरा वो क्या है कि अपराध ऐसा है कि वो कंपाउंडेबल है। 320 हम पढ़ेंगे तो 320 में बताया गया कौन कौन से अपराध कंपाउंडेबल, स्तमनीय है। पहला हो गया कि स्पष्ट है, उसमें कोई विवाद नहीं है
कि जो अपराध है उसके लिए दंड क्या है, जुर्माना है, और जुर्माना भी 1000 रुपए तक का है। दूसरा अपराध क्या है कि वो कंपाउंडेबल अपराध है या उस अपराध के लिए 3 माह तक के दंड का प्रावधान है। इस अपराध पहली वाली कैटेगरी में कोई कंडीशन नहीं है, दूसरी वाली कैटेगरी में कंडीशन है। कंडीशन पहली क्या है कि अपराध यदि कंपाउंडेबल है और 3 माह तक का उसमें सजा का प्रावधान है, दो में से कोई है, और किस मजिस्ट्रेट के पास विचारण चल रहा है यह भी महत्वपूर्ण है। ऐसे मजिस्ट्रेट के पास विचारण चल रहा है जिसको कि राज्य सरकार ने 206 का शक्तियों का उपयोग करने के लिए एम्पावर्ड किया है। दूसरी वाली जो कैटेगरी है उसमें कई सारी शर्तें लगी हुई हैं। पहली कैटेगरी में कोई शर्त नहीं है, 1000 रुपए तक का दंडनीय जुर्माना है तो कोई कैटेगरी नहीं है। पर दूसरी वाली कैटेगरी में कुछ शर्तें लगी हुई हैं कि अपराध यदि सिर्फ कंपाउंडेबल नेचर का है और 3 माह तक का उसमें कारावास का दंड दिया हुआ है, और किस मजिस्ट्रेट के पास है, ऐसे मजिस्ट्रेट के पास है जिसको कि राज्य सरकार ने स्पेशली एम्पावर्ड किया है 206 के तहत काम करने के लिए, और उस मजिस्ट्रेट को लगता है कि सिर्फ जुर्माना लगाने से काम चल जाएगा। कंपाउंडेबल ऑफेंस था या 3 माह तक के जुर्माने का दंड का प्रावधान था अपराध में, लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट को क्या लगता है कि यदि हम सिर्फ जुर्माना लगा देंगे यहां पर तो न्याय अपने उद्देश्य को पा जाएगा। तो दूसरी कैटेगरी में थोड़ा सा शर्तें हैं, उसको समझ लीजिएगा कि किस मजिस्ट्रेट के पास होना चाहिए मामला, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के पास होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के पास कौन सा मामला होना चाहिए, कंपाउंडेबल मामला होना चाहिए या फिर ऐसा मामला होना चाहिए जिसके लिए दंड सिर्फ 3 माह है। और ऐसे मामले को देखने के बाद इस राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट को लगता है कि यदि हम इस मामले में सिर्फ जुर्माना दे दें तो काम चल जाएगा। यदि इतना लगता है तब 206 की कंडीशन आएगी। ठीक, अब दूसरा कि क्या है कि जो स्पेशल प्रोसीजर दी हुई है, स्पेशल प्रोसीजर समरी ट्रायल की दी हुई है 260 और 261 में। पहले तो मामला तय कर लिया आपने, तो मामला कौन सा तय किया आपने, जिसके लिए 1000 तक का जुर्माना था। दूसरा कौन सा मामला, जो स्पेशल एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट के यहां चल रहा है, स्पेशल एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट के यहां ऐसा मामला चल रहा है जो 3 माह तक के कारावास से दंडनीय है या समनी मामला है, और उस स्पेशल एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट को यह लग रहा है कि यदि हम यहां पर सिर्फ जुर्माना दे देंगे तो काम चल जाएगा। इन 2 मामलों की बात हो रही है। इन 2 मामलों में यदि जो मजिस्ट्रेट है उसको ऐसा भी लग रहा है कि यदि हम 260-61 वाली समरी प्रोसीडिंग अपना लेंगे तो काम चल जाएगा, फिर जब यह तय कर लेता है तो मजिस्ट्रेट इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लेता है कि समरी प्रोसीडिंग में काम चल जाएगा और मामले को डिस्क्रिमिनेट कर लिया, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अब 3 उपाय करेगा। पहला उपाय क्या करेगा, एक्यूज से कहेगा कि आप हमारे सामने हाजिर होइए। दूसरा उपाय कहेगा कि आप प्लीडर के माध्यम से हमारे सामने हाजिर होइए, या तीसरा उपाय कहेगा कि हम आपको एक सूचना भेज रहे हैं, समन भेज रहे हैं, और समन में जो स्पेसिफाइड जुर्माना है उसको आप किसी भी तरह से जमा करा दीजिए तो काम चल जाएगा। तो 3 उपाय मजिस्ट्रेट ने दिए। ऐसा मामला था और मजिस्ट्रेट ने पाया कि 260-61 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट ने 3 उपाय आरोपी को दे दिए। पहला कि आप हमारे सामने आइए, दूसरा उपाय कि आप प्लीडर के माध्यम से आइए, और तीसरा उपाय दिया कि हम आपको एक समन भेज रहे हैं, और यदि आप उस मामले को स्वीकार करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपराध को, तो आप समन में बताई गई राशि को हमारे पास भेज दीजिए किसी भी तरह से। 3 उपाय दे दिया। तो यदि मान लीजिए कि आरोपी ने तीसरा उपाय चुना कि हम सम्मन में जो राशि आपने बताई है उस सम्मन में बताई गई राशि को हम जुर्माने को हम आपके पास जमा कर देते हैं, तो आरोपी क्या करेगा, डाक के माध्यम से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उस राशि को भेज देगा। स्पेसिफाइड पीरियड जो मजिस्ट्रेट ने सम्मन में डेट बताई है उस डेट से पहले या उस डेट को मजिस्ट्रेट के पास वो जुर्माने की राशि डाक के माध्यम से जमा कर देगा, और उसके साथ एक अपनी प्लीडिंग लगा के भेजेगा कि हम इस अपराध को स्वीकार करते हैं। तो यहां पर आरोपी आने से बच गया। दूसरा, यदि वो प्लीडर के माध्यम से हाजिर होना चाह रहा है तो प्लीडर के माध्यम से
ये प्लीडिंग करेगा कि हम मामले को स्वीकार कर रहे हैं और प्लीडर के माध्यम से जुर्माने की राशि को जमा करा देगा। तो ये छोटे मामलों में, छोटे मामले कौन से? छोटे मामले पहले आपको जानने पड़ेंगे, फिर मजिस्ट्रेट की राय जाननी पड़ेगी कि 260-61 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिर मजिस्ट्रेट जब इतना तय कर लेगा तो वो 3 उपाय देगा आपको, और यदि आप सम्मन में जो भेजा गया है, आप कहते हैं कि जो सम्मन में हमारे ऊपर, सम्मन में आपने पढ़ा कि परिवाद की प्रति होगी, तो परिवाद की प्रति यदि थी उसमें, उसने पढ़ा और वो स्वीकार कर लेता कि हाँ हमको अपराध स्वीकार है, तो वो क्या करेगा, वहीं पर डाक के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जुर्माने की रकम कोर्ट को भेज देगा और अपनी एक प्लीडिंग भी भेज देगा कि हम अपराध को स्वीकार करते, और मजिस्ट्रेट उसके आधार पर उस पर जुर्माना इंपोज कर देगा। वो जुर्माना शासन के खाते में जमा हो जाएगा। दूसरा कि वो अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हो रहा है, अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हो रहा है, तो अधिवक्ता उसकी ओर से प्लीडिंग करेंगे कि हम अपराध को स्वीकार करते हैं, और मजिस्ट्रेट जुर्माना कर देंगे और जुर्माने की राशि कोर्ट में जमा हो जाएगी। तो ये सम्मन मामलों के जो छोटे मामले हैं, छोटे मामलों को डिस्पोज करने का एक और अलग तरीका आपको मिल गया। ठीक, फिर आ जाते हैं कि इसके 2 अपवाद भी हैं कि यद्यपि वो मामले 1000 रुपए तक से दंडनीय है, कंपाउंडेबल है, लेकिन 206 से उसको बाहर किया गया है। कौन कौन से मामले? यदि यम्बी एक्ट का मामला है या किसी अदर लॉ का मामला है, वो भी ये उपाय देता है आपको, वो भी ये उपाय देता है, एमबी एक्ट भी ये उपाय देता है, या अदर लॉ है वो भी ये उपाय देता है कि आप डाक के माध्यम से या प्लीडर के माध्यम से जुर्माना जमा कर दें। तो उनको यहां पर अलग कर दिया गया। क्यों अलग कर दिया गया है? क्योंकि उसने अपनी एक अलग प्रोसीजर बना रखी है, एमबी एक्ट ने अपनी अलग प्रोसीजर बना रखी है, उसकी प्रोसीजर के हिसाब से काम चलेगा। अदर लॉ है, उसने भी यदि ऐसा उपाय किया है तो उसकी प्रोसीजर भी वो बना के रखेगा। तो 206 से वो डील नहीं होगा, वो एमबी एक्ट से डील होगा या अदर लॉ से डील होगा। आज यही खत्म कर लेते हैं नित्यानंद सर, फिर प्रश्न ले लेते हैं अपन। जी सर। कृपाल सिंह जी, आप प्रश्न करें। कृपाल सिंह जी। हाँ नमस्कार। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये 202 में जो अपन मजिस्ट्रेट जांच करवाते हैं, क्या सर आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही बोलिए। बताएं। हाँ सर, ये संज्ञान कब से माना जाएगा? संज्ञान पूर्व प्रक्रिया तो नहीं है ये, इसलिए रजिस्टर्ड जैसे करते हैं तो इसीलिए जांच करवाते हैं कि रजिस्टर्ड मामला किया जाए परिवाद या नहीं किया जाए। तो देखिए रजिस्टर्ड, हाँ, रजिस्टर्ड में आपको कंफ्यूजन हो रहा है। रजिस्टर्ड और संज्ञान को आप एक चीज समझ रहे हैं। संज्ञान 190 जिस दिन परिवाद पेश हुआ उसी दिन हो जा रहा है, फिर जांच हो रही है, 200 की परीक्षा हो रही है, 202 की जांच हो रही है, उसमें संज्ञान लिया जा चुका है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस बात के लिए होता है। हाँ स्पष्ट हो गया सर? ये जैसे 154 स्पष्ट हो गया सर, थैंक यू हाँ। सर। 154 में जैसे यदि फोन पर सूचना दी गई है और पुलिस जाकर वहां पर डेड बॉडी बरामद करती है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन से उसको पता चलता है, अपराधी का पता चल जाता है, तो क्या इसको एफआईआर माना जाएगा सर? एफआईआर तो जब आपको पता चला कि अपराध हुआ, डेड बॉडी बरामद हुई, तब आपको ये थोड़ी पता था कि अपराध हुआ। ये पता था क्या? डेड बॉडी जिस समय बरामद हुई तब तो आपको सिर्फ ये पता चला कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। आप उसमें जाते हैं, मर्ग इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, मर्ग इंक्वायरी में जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि इसकी मृत्यु इस कारण से हुई है, तो फिर उसके बाद एफआईआर होती है, मर्ग जांच होगी। मृत्यु के मामले में जो अननेचुरल मृत्यु होगी, प्रत्येक मामले में मर्ग जांच होगी, मर्ग जांच के बाद एफआईआर होती। फोन पर सूचना एफआईआर नहीं मानी जाएगी सर? फोन पर सूचना तो कभी पहले भी आपको बताया गया था, एक केसला भी बताया था उस समय, फोन पर सूचना एफआईआर नहीं। थोड़ा सा 164 से है, जैसे पुलिस ने धमकी देकर महिला से, दो मित्र थे और धमकी देकर 164 के कथन दर्ज करवाए हैं न्यायालय में, तो क्या फिर यदि वो महिला बदलना चाहे तो क्या उस पर मिथ्या साक्ष्य की? देखिए आप अब न्यायालय पर कैसे कर रहे हैं? न्यायालय तो सारा उपाय कर रहा है कि आप मत दीजिए, बयान मत दीजिए, कन्फेशन। अच्छा मतलब स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं।
यस स्टेटमेंट। अब मजिस्ट्रेट के सामने जाने के बाद भी आप पुलिस की धमकी से प्रभावित रहेंगे, तब दिक्कत तो हो जाएगी। मजिस्ट्रेट को बताना चाहिए था कि पुलिस धमकी दे रही है। अब मजिस्ट्रेट माना जाता है ना कि मजिस्ट्रेट के सामने तो आप फ्री हैं पूरा। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर ये क्वेश्चन और था सर, 167(2) का जो विचारण करते हैं उसमें क्षेत्राधिकारिता जो करने वाला जो मजिस्ट्रेट है, कोई भी मजिस्ट्रेट है या फिर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है? नहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेगा। यहाँ पर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जब न्यायिक मजिस्ट्रेट ना मिले और उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को स्पेशल एम्पावर्ड किया गया हो रिमांड देने के लिए, वही कार्यपालक मजिस्ट्रेट 167(2) में काम करता है। 15 दिन से ज्यादा जो रिमांड मतलब अभिरक्षा करना चाहते हैं तो उसमें न्यायिक 7 दिन मजिस्ट्रेट से नहीं, वो तो हमेशा ही न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। कुछ आपवादिक परिस्थितियों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है, तो उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ही काम करना है जिसको कि महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं, तो वो 7 दिन भेज सकता है। अदरवाइज हमेशा न्यायिक मजिस्ट्रेट ही रिमांड देगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट इन जनरल रिमांड नहीं देगा। सौरभ मीना जी आप प्रश्न करें। सौरभ मीना जी। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था 202 में जैसे कि एक सेकंड सर, समन मामले नहीं सॉरी 200 एकदम चेंज हो गया सर। समन मामले में जो विशेष छूट दी जाती है उसके लिए सर 2 साल के अंदर का आपने बताया, जैसे कि तो 2 साल के अंदर जरूरी नहीं है कि समन मामले ही आए, या समन मामले 2 साल के। अब थोड़ा सा आपका प्रश्न दिशा बदल रहा है। हमने ये कहा है कि मजिस्ट्रेट समन मामला नहीं लिखा हुआ 205 में। लिखा हुआ क्या? लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया है जी, तो समन तो वो 204 पढ़िए तो वारंट मामले में भी जारी कर सकता है जी। तो समन मामला वारंट मामला 205 पे लागू नहीं होता। शर्त क्या है कि मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया, समन जारी किया है तभी 205 लागू। वारंट मामले में भी समन जारी कर सकता है। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी धन्यवाद। एडवोकेट परिधि जी। परिधि जी आप प्रश्न करें। सर 204 में प्रोसिक्यूशन को विटनेस का लिस्ट जो देनी है, अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई विटनेस ही ना हो तो? प्रोसिक्यूशन तो जब चालान पेश करता है तभी लिस्ट दे देता है। ये परिवाद के हिसाब से समझिए आप इसको। प्रोसिक्यूशन तो जब चालान चार्जशीट फाइल करेगा तो उसमें देखिए लिखा हुआ है 161 के लोगों के लिए गए बयान, 173 आपने पढ़ा था, 154 की एफआईआर, तो वो तो प्रोसिक्यूशन तो ऑलरेडी सबमिट कर देता है। जिस दिन संज्ञान लेगा कोर्ट उसी समय लिस्ट पेश कर देता है। परिवाद में ये अलग से आपको देनी पड़ती है। एक क्वेश्चन आया है कोमल शर्मा जी का कि सर सेक्शन 200 के अंडर एग्जामिनेशन एविडेंस चैप्टर 10 में होगा या जनरल एग्जामिनेशन होगा? एग्जामिनेशन तो जो आपके जांच और विचारणा में साक्ष्य के लिखने का तरीका बताया गया उसके हिसाब से होगा। जनरल एग्जामिनेशन नहीं होता। हर जगह सम्मन मामलों में साक्ष्य कैसे लिखेंगे, वारंट मामलों में कैसे लिखेंगे, तो जांच में अमूमन सम्मन मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है। शिवम शर्मा जी आप प्रश्न कर लें। शिवम शर्मा। यस सर, पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको याद रहा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का भाग है या नहीं वो सर, जो 202 की इन्वेस्टिगेशन जो थी। सर मेरा क्वेश्चन, देखिए आप नई चीजें हमें बताएंगे ना, तो हम भी उस अप्रोच से हमने नहीं पढ़ा था कल, फिर आपके प्रश्न को लेके थोड़ा सा हमने सोचा, रिसर्च किया, तो वो लगा कि हमने गलत जानकारी दे दी। सर मेरा आज भी एक क्वेश्चन है सर। मेरा ये है कि सर जैसे आपने 203 में बताया है कि परिवाद का खारिज किया जाना, उसमें सर आपने बताया कि ना तो ये डिस्चार्ज है ना ये एक्विटल, तो सर इसमें फिर अंतर क्या रह जाएगा डिस्चार्ज में और 203 में? डिस्चार्ज अभी आप पढ़ेंगे कि डिस्चार्ज कब होता है। डिस्चार्ज अभी यहाँ पर जो सारी कार्रवाई चल रही थी, एक्यूज्ड के आने के बाद आप देखेंगे कि इस पर चार्ज लगाया जाए या ना लगाया जाए। एक्यूज्ड के आने के बाद की स्टेज है चार्ज। अभी आपने एक्यूज्ड को बुलाया ही नहीं है, तो एक्यूज्ड को बुलाएं या ना बुलाएं ये तय कर रहे हैं आप। जब एक्यूज्ड आ जाएगा उस पर अब चार्ज लगानी होगी, उसको सुना जाएगा चार्ज के स्टेज पर, जब वो चीजें बताएगा वो डिस्चार्ज कहलाएगी। यहां पर एक्यूज्ड को बुलाने से पहले ही मामला खत्म कर देना है कि आपका मामला तो इतना सतही है कि किसी को बुलाना है जरूरी नहीं है।
तो दोनों में ये अंतर है, ग्रेविटी समझिएगा कि यहाँ पर एक्यूज्ड को बुलाना ही उचित नहीं है और वहां पर एक्यूज्ड के खिलाफ ट्रायल चलाना उचित नहीं है, ये दोनों में अंतर है। रूबी राव भास्कर जी, थैंक यू मैडम रूबी राव सर। भास्कर। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है। जी हेलो बताएं। सर। हाँ सर जैसे आपने बताया कि 200 में एग्जामिनेशन करेगा, सर 200 में जब वो एग्जामिनेशन करेगा तो 164 में जो स्टेटमेंट दिए गए थे उनको ध्यान में रखेगा? 164 का स्टेटमेंट तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान होगा। 200 का एग्जामिनेशन तो परिवाद पर संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। रूबी राव भास्कर, बोलिए मैडम। सर गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड और फाइन में क्या अंतर है? ये अभी नहीं बताया गया मैडम, जब जमानत वाले खंड में आएंगे तब आपको स्पष्ट बता देंगे, अभी आप समझ भी नहीं पाएंगी। अभी जो बताया गया है उस पर समस्या लग रही है तो बता दे। हाँ ठीक है। कृष्णा जी आप प्रश्न करिए। कृष्णा जी प्रश्न करिए। सर जो आप जो जुडिशियल प्रोसीडिंग का बोल रहे थे जिसमें कि ओथ पे दी जाती है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि आप बोल रहे थे कि 202 में अभी जैसे आउट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, बट जैसे कल कंक्लूड हुआ था तो ऑन ओथ था या फिर ईदर ऑन द डायरेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट, तो वो जो मतलब इंडस्ट्री उसका थोड़ा बता। हाँ देखिए, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग क्यों नहीं है उसके पीछे का कारण समझिएगा। जो व्यक्ति अन्वेषण करेगा वो कहां से शक्तियां लेगा, आपके 156 से लेके 170 तक की शक्तियां लेगा वो। अब 156 से लेके 170 के दौरान जो भी व्यक्ति अन्वेषण कर रहा है वो कहीं पर भी ओथ पर स्टेटमेंट लेने के लिए एम्पावर्ड नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो जब वो ओथ पर वहां काम ही नहीं कर सकता है, ना कोर्ट ही उससे कह सकती है, उसको पावर दे सकती है कि आप 161 का बयान ओथ पर लीजिए, तो फिर वो ओथ पर नहीं ले सकता है, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग से बाहर हो जाएगा। तो सर ये ओथ की चीज अलग है और अगर डायरेक्शन मजिस्ट्रेट दे रहा है वो चीज अलग है। मजिस्ट्रेट डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन का दे रहा है, ये नहीं दे रहा है कि आप ओथ पर गवाहों के बयान रिकॉर्ड करें, वो ये नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन जब भी करेंगे तो पुलिस अधिकारी है तो उसको कौन सी शक्तियां ये निश्चित है, अदर देन पुलिस ऑफिसर है तो उसकी भी शक्तियां निश्चित है कि उसको थाने के बाहर साधक अधिकारी की शक्तियां होंगी। तो कहीं पर भी पुलिस को ओथ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का पावर नहीं है। जब ओथ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता तो फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगी। गोपाल जी, गोपाल, मिस्टर गोपाल प्रश्न नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ प्रश्न करिए। प्रश्न ये है कि सर परिवाद और एफआईआर दोनों की प्रक्रिया अलग है सर कि सेम ही? हाँ, दोनों के कॉग्निजेंस की प्रक्रिया अलग है। दोनों के बाद इंक्वायरी, इधर इंक्वायरी हो रही है कि अपराध हुआ है कि नहीं, ये तय करने के लिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है और उधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो दोनों का तरीका अलग है। अभी ट्रायल भी पढ़ेंगे तो परिवाद मामलों का ट्रायल अलग तरह से चलेगा और पुलिस रिपोर्ट पर पेश मामलों का ट्रायल अलग तरह से चलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर जो तथ्य रहते हैं, तथ्यों में भी जो साक्ष्य जो रहते हैं तो उसमें वस्तुओं को मिलाना होता है कि तथ्यों को से जो बातें होती है तथ्य